हाय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का पाठ 3 आबिहू मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो है मैट्रिक्स में पढ़ने हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स जो है एक आयताकार विन्यास है, यानी कि सजावट है, जिसके अंदर जो होते हैं आपका अवयव होते हैं, उनके अंश जो यानी कि उनके सदस्य होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अवयव। ये अवयव जो होते हैं उनमें रहते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अवयवों को सजाए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम अलमारी में किताब सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक आबिहू भी अलमारी तरह का है, जिसमें हम लोग उनके अवयव को पंक्तिबद्ध या स्तंभबद्ध रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आबिहू जो है क्या है। तो आबिहू की परिभाषा होती है कि वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखा में एक आयताकार विन्यास को ही आबिहू बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आबिहू जो है किसी आयताकार विन्यास को बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है अवयव होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट से राइट सजाए गए होते हैं उनमें जो जो अवयव होंगे उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वे पंक्ति के अवयव हैं। ठीक है, और जो स्तंभ में होंगे वो ऊपर से नीचे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो ऊपर से नीचे होता है वो पंक्ति होता है, और जो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे वाले को स्तंभ और बाएं से दाएं वाले को पंक्ति बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो है आबिहू का आकार कैसा हो सकता है। तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ कटा हुआ है वह जो है एक अवयव को इंगित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से कितने बिंदु मिले आपको, तो 9 बिंदु मिले। मतलब ये है कि इस आबिहू में जो है 9 सदस्य है। ठीक है, जिसमें जो ये इस टाइप से है, इस टाइप्स को बोलते हैं पंक्ति, और जो ऐसे इन टाइप से ऊपर से नीचे है उनको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सजा कर पंक्तिबद्ध और स्तंभबद्ध। ठीक है, और फिर इसी को हम लोग जो है बड़े कोष्ठक के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, इसको हम छोटे कोष्ठक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों, तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से, तो इसमें लिखा गया आपको कि सुंदर और स्वच्छ दिखने के लिए कोष्ठक में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको कोष्ठक में क्यों लिखते हैं, इनके अवयवों को जो है, इसमें जो जो अवयव लिखे गए होते हैं उनको कोष्ठक में क्यों लिखते हैं, तो इसको कोष्ठक में बस इसलिए लिखते हैं ताकि ये सुंदर दिखे। ठीक है, अन्यथा इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब आबिहू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, और उसके अवयव जो उसमें होते हैं उसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल से हम मानते हैं कि माना ए जो है एक आबिहू है। ठीक है, ये ए कैपिटल ए मतलब जो है ये एक आबिहू है, और इसको ध्यान दोगे एक आबिहू के रूप में लिखा गया है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें छोटा सा लिखा गया AIJ। ठीक है, तो यहाँ AIJ और यहाँ पे लिखा गया आपको M गुना N। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस M गुना N को हम पढ़ेंगे M/N। ठीक है, तो माना आबिहू A इक्वल AIJ M/N। अब फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जहाँ ये A क्या है, तो फ्रेंड्स A जो है A, यहाँ से A का मतलब हुआ कि ये आबिहू के जो है आपका अवयव है। ठीक है, आबिहू का अवयव, ये जो है आपका आबिहू का अवयव है। ठीक है, ये जो है आबिहू का अवयव है। और अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे IJ का मतलब क्या हुआ, तो IJ जो है उस अवयव का स्थान बतलाते हैं। IJ उस अवयव का स्थान बतलाते हैं जहाँ पे I का मतलब होता है कि वह किस पंक्ति में है। ठीक है, और J का मतलब होता है कि वह किस स्तंभ में है। ठीक है, और ध्यान रखिए फ्रेंड्स M/N, ये M/N क्या है, तो यही M/N जो है आपका आबिहू की कोटि है। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे यहाँ से, अगर हमें
किसी अवयव में जानना होगा कि उसमें कितनी प्रविष्टियां हैं, प्रविष्टियां मतलब उसमें कितने अवयव रखे गए हैं, तो उसकी संख्या जानना होगा। तो हम क्या करेंगे, उस कोटि में जो भी होगा m और n उसको हम लोग आपस में गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा m और n क्या है। तो फ्रेंड्स m जो है नंबर ऑफ रो मतलब पंक्ति, तो m को हम बोलते हैं पंक्तियों की संख्या, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम मतलब कि स्तंभों की संख्या। ठीक है, और m बाई एन यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, इन दोनों को गुना कर देंगे तो किसका नंबर निकल जाएगा, तो अवयव में प्रविष्टियों की या अवयवों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अवयव के अवयव का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मानते हैं कि माना कोई अवयव ए है जो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये A11 यानी कि A11 स्थान, 11 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ही जहाँ तक हमारी कोटियाँ लिखी गई होगी। ये n का मतलब हो गया स्तंभ की संख्या, जितना स्तंभ उसमें होगा उतना तक उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो रहा, ये फर्स्ट में देखोगे सब में 1 1 आ रहा है, मतलब ये है कि ये है आपका R1, R1 मतलब पहला पंक्ति। फ्रेंड्स ये देखिए A21 A22 A23, तो इसमें देखोगे फर्स्ट पॉइंट फिक्स होगा कितना 2 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका दूसरा पंक्ति है R2। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं स्तंभ की। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये जो है अब ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको कुछ फिक्स मिलेगी। देखिए, तो दूसरा का जो अंक है 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। ठीक है, फिर यहाँ जो देखोगे दूसरा का में A12 और 22 में अंतिम वाला यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी 2 फिक्स है। मतलब ये है कि ये पहला स्तंभ है, ये लास्ट में 1 1 फिक्स है, इसका मतलब है ये पहला स्तंभ है, तो पहला स्तंभ को हम लोग सूचित करते हैं C1 से। ये दूसरा है तो C2, ये तीसरा स्तंभ आ रहा है, देखो 3 3 फिक्स होगा लास्ट में 13 23, तो ये हो गया आपका C3। ठीक है, ऐसे ही देखोगे यहाँ से n n दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका n। ठीक है, यानी कि nवां स्तंभ जितना इसमें स्तंभ होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि N1 AM2 AM3 देख रहे हो लोग, तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये M1 है। ठीक है, तो ये M1 यानी कि RM इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम बता चुके हैं पहले, ये है R1 मतलब पहला पंक्ति, ये है R2 दूसरा पंक्ति, और ये है RM M1 पंक्ति, और ये N है, इसका मतलब ये हो गया आपका CN Nवां स्तंभ, और ये पहला स्तंभ C1 दूसरा स्तंभ C2 तीसरा स्तंभ C3। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं कि A = A11, 11 का मतलब हुआ कि 1 बाई 1, एगो इसमें क्या है पंक्ति है और एक एगो स्तंभ है। ठीक है, यानी कि m पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या भी 1 है, तो कोटि क्या लिख सकते हैं, तो m गुना n, तो m गुना n, तो m गुना n जब लिखेंगे तो कितना, m का मान भी 1 है और n का मान भी 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1। ठीक है, कोटि को लिख सकते हैं 1 बाई 1। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमको पूछा गया है कि इसमें प्रविष्टियों की संख्या कितनी होगी, तो प्रविष्टि की संख्या हम बता चुके हैं फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं, उसके m और n में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ ध्यान दोगे m का मान भी यहाँ 1 है और n का मान भी 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें कुल प्रविष्टि की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, हम और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है कि 2 नंबर में एक अवयव B है। ठीक है, जिसमें आप लोग को माना गया A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे इसमें को कितना पंक्ति है, तो 1, ये R1 और ये हो गया 2 R2। तो इसमें हमसे अगर पूछेगा कोई कि कितने पंक्ति हुए, तो m का मान हो गया 2, पंक्तियों की संख्या हुई 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको जानने हैं कि इसमें स्तंभ की संख्या कितना है। ठीक है, तो स्तंभ देख सकते हैं, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसमें स्तंभ की संख्या भी n बराबर
2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो होगा आपका कोटि कितना होगा, ठीक है। तो कोटि जो होगा आपका कितना बाई कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि हमारी कोटि जो होगी आपका 2/2 होगी। क्यों? क्योंकि m का मान भी 2, n का मान भी 2, और कोटि क्या लिखते हैं, कोटि को हम लोग लिखते हैं m/n, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कोटियाँ कितनी हो जाएगी, 2/2 की। अब प्रविष्टियों की संख्या कितनी होगी, तो फ्रेंड्स प्रविष्टि की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो प्रविष्टि की संख्या आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से कि हम m/n को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो m का मान भी 2 और n का मान भी 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, तो हमारा प्रविष्टि की कुल संख्या जो हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें देखते हैं आगे एक और एग्जाम्पल्स लिया गया 3 नंबर सी, ठीक है। अभिहु सी है जिसमें माना गया है कि इसमें जो है ये अवयव रखा गया है, ठीक है, एक आयताकार विन्यास बनाया गया है। तो जिसमें देखोगे फ्रेंड्स कितना यानी कि आपका पंक्ति होगा, तो ये हो गया आपका R1, ये वाला हो गया आपका R2, ये वाला R3 और ये वाला R4। मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर हमारा पंक्ति की संख्या कितना हो गया, तो पंक्तियों की संख्या हो गया 4, ठीक है। तो हम इस प्रकार से देखोगे यहाँ पे हम लिख चुके हैं पंक्तियों की संख्या m बराबर 4। अब स्तंभ की संख्या हम लोग गिनते हैं, तो स्तंभ की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान दोगे हमारा स्तंभ की संख्या जो है कितना है, 3 है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख दिए हैं n बराबर 3, मतलब स्तंभों की संख्या जो होगी आपकी 3 होगी। अब फ्रेंड्स जो है हम लोग को जानना है कि इसमें प्रविष्टि की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग समझ चुके हैं, 2 एग्जाम्पल्स हम बता चुके हैं। प्रविष्टि की संख्या मतलब m/n, ठीक है, यानी कि m गुना n, ठीक है। तो m/n, तो यहाँ देख सकते हैं m का मान 4 है और n का मान 3 है, तो 4 गुना 3 इक्वल टू कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर कोई अभिहु दिया गया होगा तो उसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है, ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो पंक्ति की संख्या बता सकते हैं, स्तंभ की संख्या बता सकते हैं, उसमें कितने प्रविष्टियां हैं यानी कितने उसमें अवयव है ये भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अभिहु के प्रकार में, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अभिहु के प्रकार, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है आप लोग को वर्ग अभिहु स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अभिहु स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखोगे फ्रेंड्स, तो वर्ग अभिहु किसको बोलेंगे, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं जो होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे 2/2 बराबर है, 1/1 भी बोल सकते हैं, 3/3 बोल सकते हैं। देखोगे यहाँ पंक्ति की संख्या भी बराबर है और स्तंभ की संख्या बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ से 4/4 भी हम लोग बोल सकते हैं, 5/5 बोल सकते हैं, 6/6 बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम जो है कब जो है यानी कि किसी अभिहु को हम लोग वर्ग अभिहु बोलेंगे तो जब उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं आपस में क्या हो, बराबर हो, m/n दोनों की संख्याएं जो हो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो है आपका कौन सा है, तो वर्ग अभिहु है, ठीक है। फिर हम इसके आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स इसमें, तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल्स देखोगे यहाँ पे एक माना गया है कि अभिहु ए है जो aij है m/n कोटि का, ठीक है। तो ये वर्ग अभिहु होगा कब, तो जब m बराबर n, मतलब जब पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो तो उस अभिहु को हम लोग बोल सकते हैं कि वह अभिहु जो है क्या है, तो एक वर्ग अभिहु है, ठीक है। जैसे ध्यान दोगे यहाँ 1/1 कोटि में वर्ग अभिहु क्या होगा, तो उसमें एक ही अवयव होगा, 1/1, एक पंक्ति होगा और एक स्तंभ होगा। फिर 2/2 में, ठीक है, तो 2/2 में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, ठीक है। फिर 3/3 में तो 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ग अभिहु, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्षैतिज अभिहु, ठीक है। क्षैतिज अभिहु हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा क्षैतिज अभिहु हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, तो जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो,
जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ठीक है, तो देखोगे यहाँ से एक आप लोग को लिया गया एग्जाम्पल्स a इक्वल ए आई जे एम बाई एन को। ठीक है, तो देखोगे यहाँ से एक क्षैतिज अभिहु कहलाएगा। कब होगा भाई? तो यदि वह केवल यदि m जो होगा कम होगा और n ज़्यादा होगा। ध्यान दोगे फ्रेंड्स, m कम होगा और n ज़्यादा होगा, मतलब कि पंक्ति की संख्या कम होगा और स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, इसमें से देख सकते हो यहाँ कितनी पंक्तियाँ हैं भाई? तो एक पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं? 2। मतलब ये है कि पंक्ति की संख्या कम है और यानी एक को है R1 और यहाँ स्तंभ की संख्या कितना हो गया है? C1 और C2 2 हो गया है। इसलिए ये जो A है आपका कौन सा अभिहु हो जाएगा? पंक्ति अभिहु। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग का देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल बी लिया गया है। इसमें क्या है? ये जो है आपका क्षैतिज अभिहु है कि नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें पंक्ति की संख्या 1 R1, 2 R2। ठीक है, और स्तंभ की संख्या C1, C2, C3। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कि पंक्ति की संख्या 2 ही है और स्तंभ की संख्या कितना है? 3 है। मतलब कि पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्षैतिज अभिहु है। ठीक है, अब हम लोग को फ्रेंड्स इसके आगे पढ़ने होंगे उदग्र अभिहु। ठीक है, उदग्र अभिहु वर्टिकल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि उदग्र अभिहु वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है? तो इसमें उसके उल्टा होगा, यानी कि क्षैतिज अभिहु के उल्टा होगा। उसमें क्या था फ्रेंड्स? तो m जो था लेस देन था n। पंक्ति की संख्या क्या था? कम था स्तंभ की संख्या से। और यहाँ देख सकते हैं कि पंक्ति की संख्या बड़ा होगा स्तंभों की संख्या से, मतलब कि पंक्ति की संख्या ज़्यादा होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा। ठीक है, ये वाला यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका कम होगा, तो आपका स्तंभ कम होगा और पंक्तियाँ जो होंगी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इनको भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि m ग्रेटर दैन n। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो हम बोल सकते हैं कि वो जो a अभिहु जो माना गया है वह क्या है? एक उदग्र अभिहु है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से एक आप लोग को माना गया है अभिहु a इक्वल A11 और A21 है जो वर्टिकल है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हो गया पंक्ति 1 R1 और ये हो गया R2। ठीक है, और इसमें स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ सिर्फ C1 एक ही है। तो देख सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है? ये यानी कि पंक्ति ज़्यादा हो गया और स्तंभ कम हो गया। ठीक है, यानी पंक्ति की संख्या ज़्यादा और स्तंभ की संख्या कम है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन से अभिहु हो जाएगा? तो ये वाला जो अभिहु होगा आपका स्तंभ उदग्र अभिहु बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर से नीचे वर्टिकल है। फिर इसको देख सकते हैं, यानी कि इसमें समझ सकते हैं हम लोग कि R का मान ज़्यादा था और C का मान कम था। ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा थी और स्तंभ की संख्या कम थी। फिर दूसरा का B देख सकते हैं हम लोग कि ये R1, R2, R3। ठीक है, और स्तंभ C1, C2। तो देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो आपका है ये भी जो है इसमें भी पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभ की संख्या कम है, यानी पंक्ति 3 गो है और स्तंभ 2 गो ही है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका उदग्र अभिहु कहा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग को पढ़ना है पंक्ति अभिहु। ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक पंक्ति वाला अभिहु को हम लोग बोलते हैं पंक्ति अभिहु, जिसमें मात्र एक ही पंक्ति हो। देख सकते हैं इसमें कितना पंक्ति इस अभिहु में? एक ही है, इसलिए ये जो है आपका पंक्ति अभिहु है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। सेकंड हमको पढ़ना है स्तंभ अभिहु। ठीक है, स्तंभ अभिहु या इसको स्तंभ सदिश भी बोलते हैं और पंक्ति अभिहु वाले को पंक्ति सदिश भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है जैसे हम लोग पढ़े थे पंक्ति में कि सिर्फ एक ही पंक्ति होगा, पंक्ति में हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ कितना? एक ही पंक्ति होगा। वैसे ही हम लोग स्तंभ में भी पढ़ने वाले हैं कि कितना? एक स्तंभ वाले अभिहु को हम लोग बोल सकते हैं कि वह स्तंभ अभिहु या स्तंभ सदिश है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्तंभ है? तो C1,
सिर्फ एक ही है। अब इसमें पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अभिहू में जो है आपका स्तंभ एक हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वह सदिश जो है स्तंभ सदिश है या वह अभिहू स्तंभ अभिहू है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं अब। शून्य अभिहू। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं शून्य अभिहू, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या है, तो जिसमें जिस अभिहू के सभी प्रविष्टियां या अवयवों की संख्या या सदस्यों की संख्या कितनी हो, 0 0 हो। ठीक है, वो चाहे जितना बाई जितना कोटि का हो, वह सभी उनकी प्रविष्टियां अगर शून्य होंगी तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह जो है शून्य अभिहू है या रिक्त अभिहू है। ठीक है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं जिसकी सभी प्रविष्टियां शून्य हो। ठीक है, संकेत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल ओ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए में देखोगे एक प्रविष्टियां हैं और वो क्या है, 0 है। बी में 4 प्रविष्टियां हैं, चारों प्रविष्टियां 0 है, इसलिए ये शून्य अभिहू हो जाएंगे। सी में 6 प्रविष्टियां हैं और 6 क्या है, 0 है। डी में 4 8 12 प्रविष्टियां और 12 क्या है, 0 है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो अभिहू है कौन सा अभिहू हो जाएगा, तो शून्य अभिहू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे जो है बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ से पढ़ने हैं अभिहू के विकर्ण, अभिहू के विकर्ण पढ़ने हैं। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से पढ़ते हैं अब आगे की तरफ, तो हम पाएंगे कि अभिहू के विकर्ण डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे लोग कि किसी भी आयत या वर्ग का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वह क्या होता है, तो जितने भी यानी कि एक कोण से दूसरे उसके सामने वाले कोण को मिला दो तो वह हो जाता है उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण। ऐसे मिला दो या ऐसे मिला दो। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा अभिहू में जो है ये बातें यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, हम लोग जो है सिर्फ ऐसे ये वाला जो है ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जो है किसको मानेंगे, तो सिर्फ जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इसी वाले को हम लोग मानेंगे डायगोनल के अवयव यानी कि विकर्ण के अवयव, किसी अभिहू का विकर्ण, और इसमें जितने भी अवयव होंगे उस विकर्ण के अवयव कहलाएंगे या प्रविष्टियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये विकर्ण नहीं माना जाएगा, सिर्फ विकर्ण किसको मानेंगे, तो इनको ही मानेंगे, विकर्ण सिर्फ इसी को हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो विकर्ण बन रहा है इस विकर्ण को हम लोग विकर्ण नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ से अब। अभिहू के विकर्ण क्या है, तो माना एक अभिहू ए है जो n बाई n कोटि का। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है विकर्ण अभिहू किस में हम ढूंढेंगे, तो जो वर्ग होगा उसी में। ठीक है, यानी कि जो अभिहू वर्ग अभिहू होगा, मतलब कि उसका m का मान और n का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। जैसे यहाँ पे कितना n पंक्ति की संख्या और n स्तंभ की संख्या। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। जैसे 1 बाई 1 का हो, 2 बाई 2 का हो अभिहू, 3 बाई 3 का हो, 4 बाई 4 का हो, 5 बाई 5 का हो, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें ये सब नहीं हो उसको हम लोग नहीं कर सकते, यानी कि जो सबसे पहले वर्ग अभिहू नहीं हो वह विकर्ण अभिहू या उसके विकर्ण नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अब आगे बढ़ते हैं। तो देख लोगे जैसे ए माना गया है कि एक अभिहू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे इसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे, यानी कि अभिहू के विकर्ण क्या होंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो सेम सेम हो, जिसका कोडिंग यानी कि स्थान सेम हो, स्थान में मतलब किसकी क्या सेम हो, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 सेम है, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ सेम है, ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 33 सेम है, ये एनवां पंक्ति और एनवां स्तंभ एन बा एन। ठीक है, ये क्या है, सेम सेम है। ठीक है, इसलिए जो है हम इनके अवयव को बोल सकते हैं कि ये किसके अवयव है, तो ये अवयव जो है आपका विकर्ण के अवयव है। तो विकर्ण के अवयव में क्या क्या हो जाएंगे, तो A 11 11,
ए 12 12, ए सॉरी 12 नहीं होगा, ए 22 होगा, ए 33 हो जाएगा, ए 44 हो जाएगा, ए 55 हो जाएगा। ऐसे ही 66 77 इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग जानना चाहते हैं कि इस अभिहु का कोडिंग क्या है। ठीक है, तो जिसके यानी कि किसी अभिहु का विकर्ण वाला अवयव कौन सा होगा, जिसमें आई बराबर जे, मतलब कि पंक्ति वाला स्थान और स्तंभ वाला स्थान दोनों क्या हो, सेम सेम, जैसे 11 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 n n, ये सब क्या है, बराबर है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं अभिहु के विकर्ण। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा गया आप लोग को कि यहाँ जो है ए 11 22 33 डॉट डॉट ए एन एन अभिहु ए के क्या है, विकर्ण होंगे। ठीक है, चलिए विकर्ण या मुख्य विकर्ण या प्रधान विकर्ण है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स दिखा गया, एक अभिहु एक्स है। ठीक है, एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें विकर्ण कौन सा हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसकी कोटि कितना है, 3/3, तो 3/3 है, इसका मतलब है कि ये वर्ग अभिहु है। अगर ये वर्ग अभिहु है तो इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है ये वर्ग अभिहु है तो इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो इसका विकर्ण सीधा हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे इस प्रकार से, यानी कि सेम सेम स्थान वाला अवयव को ले लेंगे। 11वां स्थान के अवयव, 22वां स्थान के अवयव और 33वां स्थान के अवयव। तो 11वां स्थान का अवयव है 1, 22वां स्थान का 5 और 33वां स्थान का है 9। तो ये जो है ध्यान दोगे 1 5 9 ही क्या है, अभिहु एक्स के विकर्ण के अवयव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग जो है इसके आगे अब हम पढ़ेंगे वर्ग अभिहु के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो सबसे पहले है आपका विकर्ण अभिहु। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है विकर्ण अभिहु किसको बोलेंगे। ठीक है, विकर्ण अभिहु जो है किसको कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, तो जिस अभिहु में यानी कि कौन से अभिहु हो जाएंगे, सबसे पहले जो विकर्ण अभिहु है एक वर्ग अभिहु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस वर्ग अभिहु में विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सिर्फ विकर्ण के अवयव ही क्या हो, दिखाई देते हो। मतलब ये है कि जैसे 11 और 22 यानी 1 1 और 2 2 है, इसमें 2/2 है, तो यही अवयव दिखाई दे। ये वाला बाकी सब अवयव कितना दिखाई दे, 0 0 दिखाई दे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 11 और 22 क्या है, दिखाई दे रहा है, बाकी सब जो है 0 है, इसलिए ये जो अभिहु है कौन सा है, तो ये अभिहु विकर्ण अभिहु है। यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स 11 22 33 वाला अवयव कुछ ना कुछ है, लेकिन बाकी सब अवयव कितना है, शून्य है। देख सकते हैं आप लोग, इसलिए जो है ये तीनों अभिहु को हम मान सकते हैं कि ये क्या है, तो ये वाला जो है आपका विकर्ण अभिहु है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम सेकेंड पढ़ते हैं अब वर्ग अभिहु का सेकेंड पार्ट्स जो है आपका अदिश अभिहु, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनकी परिभाषा जो होगी क्या होगी, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया आप लोग को, वैसा वर्ग अभिहु जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, सेम सेम हो। मतलब कि a 11 बराबर a 22 बराबर a 33 बराबर a 44। मतलब समझ रहे हैं कि जो विकर्ण के जितने भी अवयव होते हैं वो विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, बराबर हो। देख लो यहाँ से, ये विकर्ण के अवयव हैं 2 2 सेम सेम है, 0 0 है, यहाँ पे सेम सेम है। और एक और पॉइंट फ्रेंड्स, बाकी सभी अवयव कितना हो, 0 हो, देख सकते हैं। फिर यहाँ जो है विकर्ण के अवयव कितना है, 3 है, बाकी सब 0 है। तो ये हम लोग फिर यहाँ भी देख सकते हैं विकर्ण के अवयव कितना है, तो सिर्फ 4 4 है, बराबर है, और बाकी सभी 0 है। यहाँ जो है आप लोग का, यहाँ विकर्ण के अवयव k है और बाकी सभी 0 है, इसलिए ये सभी अभिहु जो हैं कौन सा अभिहु कहे जा सकते हैं, तो अदिश अभिहु कहा जा सकता है। मतलब कि वैसा वर्ग अभिहु जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो और बाकी सभी अवयव कितना हो, 0 0 हो, यानी कि शून्य हो, उस अभिहु को हम बोल सकते हैं अदिश अभिहु। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो लिखा गया है आप लोग का कि अगर ये जो ऐसे अभिहु लिखा गया है तो हम इस अभिहु को यानी कि विकर्ण अभिहु को ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, डायगोनल। और ये अगर 3 बाई 3 में है, ये देख सकते हैं 3 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ,
3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो यह अभिहू कितना 3/3 का हुआ। ठीक है, तो अगर ये 3/3 का हुआ तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं कि इसमें जो है बाकी सभी अवयव क्या है, शून्य है, ये वाला अवयव शून्य है और सिर्फ यही अवयव दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग ये विकर्णाभिहू हो गया, तो विकर्णाभिहू को डायगोनल उसके डायगोनल के अवयव इसमें रख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब देखते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्गाभिहू का, तीसरा पॉइंट है इकाई अभिहू, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं तत्समक अभिहू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई अभिहू को हम लोग तत्समक अभिहू बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इकाई अभिहू क्या है। तो इकाई अभिहू का मतलब जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो। ठीक है, और बाकी सभी शून्य हो, मतलब ये भी विकर्ण अभिहू बोला जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो, तो इसमें सिर्फ विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और विकर्ण अभिहू में हम लोग क्या पढ़े थे, तो सिर्फ विकर्ण के अवयव ही मतलब कि हो, कुछ भी हो, बराबर हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। और इसमें जो है इकाई अभिहू में तो विकर्ण के अवयव सिर्फ एक एक ही हो। ठीक है, और बाकी सभी अवयव शून्य हो। तो ध्यान दोगे यहाँ से, फिर यहाँ देख सकते हैं ये 3/3 में है, तो इसका विकर्ण का अवयव एक एक है, बाकी सब शून्य है, तो ये भी क्या हो गया, इकाई अभिहू हो गया। ये 4/4 में जो है यहाँ से देख सकते हैं कि 4/4 में एक एक है, इकाई अभिहू। ठीक है, और ये बाकी सभी क्या है, शून्य है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, इकाई अभिहू है। ठीक है, तो अब ध्यान दोगे फ्रेंड्स, अब जो 2/2 में इकाई अभिहू होगा उसको हम लोग सूचित कर सकते हैं I2 से, जो 3/3 में होगा उसको I3 से, और जो 4/4 में होगा उसको I4 से, जो 5/5 में होगा उसको I5, जो 6/6 में होगा उसको I6 से हम लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसके आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट त्रिभुजाकार अभिहू, त्रिभुजाकार अभिहू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, त्रिभुजाकार अभिहू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स निम्न त्रिभुजाकार अभिहू, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि निचला त्रिभुजाकार अभिहू जो क्या करे, तो नीचे त्रिभुज बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा नीचे जो है त्रिभुज बनाए, मतलब कि उसमें कुछ ऐसे अवयव हो जिसका कुछ अस्तित्व हो, और लेकिन जो ऊपर जो 3 अवयव, जो भी अवयव यहाँ बच जाएंगे, ठीक है, वो अवयव क्या हो जाएंगे, वो शून्य शून्य होंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुजाकार अभिहू। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा गया है, एक वर्ग अभिहू AIJ M/n कोटि का हो जो एक निम्न त्रिभुजाकार अभिहू कहलाता है। तो फ्रेंड्स कब कहलाता है, तो यदि वह केवल यदि AIJ बराबर 0, कब बराबर 0 हो, तो जब I लेस देन J हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। I लेस देन J का मतलब क्या होता है, तो ये हो गया A11, ये A12 और ये A13, फिर यहाँ से A21, A22, A23, फिर यहाँ से A31, A32, A33। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है क्या बोला गया है कि AIJ, ठीक है, AIJ का जो मान होगा वो क्या होगा, यानी कि 0 होगा। कब, जब I लेस देन J, मतलब कि पंक्ति का स्थान जो होगा वो स्तंभ के स्थान से कम होगा। तो यहाँ ये कौन सा स्थान है, 11वां है, ये बराबर है, तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 12वां स्थान, तो ये पंक्ति का कम है और स्तंभ वाला ज़्यादा है, तो इसका पालन करता है, इसलिए इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये वाला जो है 13वां स्थान पर है, तो ये भी पंक्ति वाला कम पड़ गया और स्तंभ वाला ज़्यादा पड़ गया, इसलिए इसका मान भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, अब ये जो है फ्रेंड्स आपका 21वां स्थान है, तो ये 2 ज़्यादा है, पंक्ति वाला, स्तंभ वाला कम है। ठीक है, तो ये 0 भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आते हैं, ये जो है आपका 21 के बाद ये हो गया 22वां स्थान, तो 2 बराबर है, यहाँ तो जो है
आपका कम नहीं है आई वाला, दोनों बराबर है, इसलिए ये भी कुछ भी हो सकता है, 0 हो या 5 हो, कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो है आपका 23वां स्थान। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 जो है आपका पंक्ति वाला है और 3 स्तंभ वाला है। जो पंक्ति वाला क्या होगा, कम हो गया, ठीक है, पंक्ति कम है किसके, स्तंभ से, तो ये वाला जो स्थान का अवयव हो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब नीचे जो दिखा गया है ये 31वां स्थान है, तो 3 बड़ा है, यानी कि पंक्ति बड़ा है और स्तंभ छोटा है, तो इस नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता, 0 भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये 32वां स्थान, ये भी वही है, इसमें पंक्ति ज़्यादा है और स्तंभ कम है, तो ये स्थान का अवयव 0 भी हो सकता है या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ A33, ये 3 दोनों क्या है, बराबर है, जो इस नियम का पालन नहीं करता है, तो यहाँ पे जो होगा कुछ भी अवयव लिखा हो जा सकता है, 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये 3 अवयव जो होंगे क्या होनी चाहिए, हमारा हमेशा 0 होनी चाहिए। तो इस स्थिति को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें क्या बनेगा आपका, तो ऐसे देखोगे तो त्रिभुज टाइप का बन जाएगा। तो ये भी कहाँ बना, नीचे या ऊपर, तो बन गया ये आपका नीचे। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं एक निम्न प्रकार का निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बी में भी देख सकते हैं कि ये वाला अवयव क्या है, इनको ऊपर वाला 3 अवयव क्या है, 0 है, ये सब 0 है लोग, इसलिए ये निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं अब उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इसका ही मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा ऊपर से त्रिभुज बनने वाला होगा। तो इसमें AIJ बराबर 0 होगा, कब, जब I बड़ा होगा और J छोटा होगा, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें नीचे वाले 3 जो अवयव होंगे ये क्या होंगे, 0 होंगे, और ऊपर वाले जो होंगे वो 0 भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, तो ऊपर ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है, ठीक है, ये सब समझ सकते हैं। तो अब हम लोग जो है इसके आगे पढ़ते हैं। आव्यूह के अन्य प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं आव्यूह के अन्य प्रकार। तो फर्स्ट में लिखा गया तुलनीय आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से कि तुलना किस में करते हैं, तो कम से कम 2 आव्यूह में, ठीक है। हम लोग तुलना जो है कम से कम 2 आव्यूह में करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आप परिभाषा देख सकते हैं कि समान कोटि के 2 या 2 से अधिक आव्यूह आपस में तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं, यानी कि जिनकी कोटियाँ सिर्फ क्या हो, समान हो। कोटियाँ समान होने का मतलब, जैसे पहला का आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि पहला का 2/2 कोटि का है तो दूसरा भी 2/2 कोटि का हो, तो ये दोनों कोटि वाला आव्यूह क्या होगा, तुलनीय हो जाएगा। अगर पहला मान लो 3/4 का है और दूसरा भी 3/4 का है, दोनों कोटि समान है, तो ये भी दोनों कोटि वाले क्या हो जाएंगे, तो तुलनीय भी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल्स आपको लिखा गया है कि A जो है AIJ m/n का है, B जो है BIJ ये भी कितना है, m/n। तो देखोगे यहाँ फ्रेंड्स दोनों की कोटियाँ क्या है, बराबर है, m/n, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, तुलनीय हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल लिखा गया दूसरा का में, A जो है आपका 2/3 कोटि का है और B जो है ये भी आपका 2/3 कोटि का है। तो इनकी कोटियाँ देखोगे, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इनकी कोटियाँ क्या है, 2/3 और इनका भी 2/3, मतलब कि दोनों ही कोटियाँ जो है बराबर है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो आव्यूह है क्या है, तुलनीय आव्यूह है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसके आगे पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, समान आव्यूह, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इक्वल मैट्रिक्स जो होगा क्या होगा, तो हम लोग बताए हैं कि तुलनीय आव्यूह क्या है। तो तुलनीय आव्यूह जिसकी कोटियाँ जो होंगी बराबर होंगी उनको हम लोग बोलेंगे तुलनीय आव्यूह। अब समान आव्यूह क्या है, तो समान आव्यूह सबसे पहले क्या होगा, तुलनीय होगा, ठीक है, और उनका जो होगा प्रत्येक संगत अवयव दोनों क्या होगा, वो भी बराबर बराबर होंगे आपस में, ठीक है, यानी कि पूरा तरह से अच्छा तरह से समान होंगे, बराबर होंगे। तो हम उन लोगों को बोल सकते हैं कि वो जो है आपका समान आव्यूह है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2 या 2 से अधिक आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं, यदि व केवल यदि
उनके संगत अवयव समान हो, यानी कि जो स्थान इग्रहवा वाला इग्रहवा के बराबर, ब्राह्मा वाला ब्राह्मा के बराबर, इस टाइप से जितने भी अवयव होंगे अगर समान होंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, समान अभिहु है। ठीक है, जैसे ए जो है ए आई जे एम बाई एन कोटि का है, बी जो है बी आई जे एम बाई एन कोटि का ही है। ठीक है, ये दोनों समान अभिहु हो तो क्या होंगे, तो ए और बी की कोटि समान होगी। ठीक है, यानी कि दो अभिहु जो होंगे आपस में समान कब होंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, समान तभी होंगे जब उन दोनों की कोटियां सबसे पहले समान होगी, यानी कि ए और बी जो होंगी तुलनीय अभिहु होंगी। और दूसरा का शर्त क्या है फ्रेंड्स, तो दूसरा का शर्त है ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब कि दोनों का कोडिंग नंबर जो होगा, कोडिंग नंबर स्थान वाला जो अवयव होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जहाँ एम और एन क्या है, एक धन पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसमें देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। ठीक है, समान अभिहु के एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तो शायद हमें कुछ समझ में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, ए जो है आपका कितना है, 2 3 4 5 6 7, बी भी कितना 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इग्रहवा वाला इग्रहवा के बराबर है, बारहवा वाला बारहवा के बराबर है, और तेरहवा वाला तेरहवा के बराबर है। देख रहे हो, 14, फिर यहाँ से 21वां वाला 21वां के यहाँ बराबर है, फिर 22वां स्थान वाला 22वां के बराबर है, 23वां स्थान वाला 23वां के बराबर है। ठीक है, इसलिए ये अभिहु दोनों अभिहु जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो आपका समान अभिहु हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि ए 11 बराबर बी 11, ए 12 बराबर बी 12, ए 21 बराबर बी 21, ए 22 इक्वल बी 22, अगर ऐसा होगा तो दोनों अभिहु क्या होगा, तो ये दोनों अभिहु जो होगा समान अभिहु होगा। और अगर ये दोनों अभिहु समान अभिहु पहले से दिए गए होंगे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ए इग्रहवा इक्वल बी इग्रहवा, यानी कि दोनों के समान स्थान के अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ए 11 बराबर बी 11, ए 12 बराबर बी 12, ए 21 बराबर बी 21 और ए 22 बराबर बी 22, मतलब कि सेम स्थान के अवयव जो होंगे उसको हम लोग बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ से जो था ये सिर्फ और सिर्फ जो था आपका ये अभिहु का बेसिक जानकारी था। ठीक है, ये जो था आपका फ्रेंड्स अभिहु का बेसिक जानकारी था। हम लोग जो है इसके अगले वीडियोज में पढ़ेंगे अभिहु पर संक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस पर क्या क्या संक्रियाएं होती है। ठीक है, जैसे अभिहुओं का योग, अभिहुओं का अंतर, उसका अधिश से गुना, अभिहुओं का परस्पर आपस में गुणन। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फिलहाल में जो है हम लोग इस वीडियोज में सिर्फ इतना ही पढ़ें, यानी कि अभिहु की बेसिक जानकारी। ठीक है, कि अभिहु में क्या क्या है, यानी कैसे कैसे अभिहु रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो हमने उसको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभिहुओं पर संक्रिया, जोड़ की, घटाव की, गुना की, भाग की, बहुत सारी संक्रियाएं पढ़ना है हम लोग को। फिर आप लोग देख के इसको समझिएगा। फ्रेंड्स आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपको ज्ञान देने में हिचकिचाहट न करें। ठीक है, थैंक यू।